हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लर्निंग के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो उनको पढ़ने में, जानने में। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही रिच टॉपिक ये होते हैं कि आपने उनको तैयार कर लिया तो क्वेश्चनिंग होनी ही होनी। तो आज हम बात करेंगे सीखने के नियम की। सीखने के नियम, ठीक है। अगर आपने बीएड कर रखा है, आपने एमएड कर रखा है, तो सीखने के नियम एक जो इनसे संबंधित बिल्कुल सामान्य सी बात है कि सीखने के नियम किसने दिए, ये आप सबको पता होगा। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है इस टॉपिक से कि सीखने के नियम किसने दिए। ठीक है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि जो लर्निंग से संबंधित या फिर कह लीजिए सीखने के जो नियम थे किसने दिया, सीखने के जो मुख्य नियम थे, जो गौड़ नियम थे, वो किसने दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि सीखने के नियम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या फिर कह लीजिए ईएल थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, अब इन्होंने जो सीखने के नियम थे इनको दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम, या फिर बात कर लीजिए कि सहायक नियम। ठीक है, बुक में नाम अलग अलग मिल सकते हैं लेकिन उनके अंदर नियम जो है वो एक ही है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा, एक तो मुख्य नियम थे, ठीक है, और दूसरा क्या है, गौड़ नियम। अब मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। मुख्य नियम संख्या में कितने हैं? 3 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं। हालांकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन क्वेश्चनिंग इससे होती है। तो सबसे पहले हम मुख्य नियम में बात करेंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, ये तो इनके मुख्य नियम है। अब नियम में आपको क्या क्या याद करना है? इन तीनों के सबसे पहले तो आपको नाम याद करने हैं। नाम याद होंगे आपको, सरल चीज है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, क्रम से याद कर लीजिए और एग्जाम में नाम ही पूछा जाएगा इनका। ये पूछा जाएगा किसने दिए हैं। अब इससे एक क्वेश्चनिंग और होती है एग्जाम में कि थॉर्नडाइक के जो सीखने के मुख्य नियम थे उनमें से कौन सा नियम स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चनिंग बहुत होती है, बार बार रिपीट होता है, तो इसमें ये लिख लीजिए, ये स्किनर का जो इनका प्रभाव का नियम है ये स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अब हम थोड़ी थोड़ी इनके थ्योरी के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले तत्परता का नियम। तत्परता का नियम सीधा सीधा बता रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस बता रहे हैं कि अगर बच्चा, छात्र किसी काम को करने में तत्पर है, आप अपने ऊपर भी ये बात रखकर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप में किसी को काम करने के लिए आप तत्पर हैं तो उस काम को जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ क्या बताया जा रहा है कि छात्र अगर तत्पर है तो जल्दी सीख लेगा। ठीक है, टॉपिक उसको पसंद है, वो जो काम कर, जो भी विषय वस्तु उसके सामने है वो उसको पसंद है, या फिर उसका मनचाहा काम उसको मिल रहा है सीखने के लिए। और अगर तत्परता नहीं है तो अपेक्षाकृत धीमी गति से सीखेगा तो अपेक्षाकृत धीमी गति। अपेक्षाकृत क्यों लिखा गया? यानी कि इन बच्चों से ये धीमे सीखेंगे, यानी कि जिनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है काम करने में, जो बिल्कुल भी तत्पर नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि छात्र अगर तत्पर है, ठीक है, छात्र अगर सीखने के लिए तत्पर है और तो क्या होता है, उसको एक तरीके का संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि मैं किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हूं, जैसे कि जब वीडियो की बात आती है कि जिस दिन मेरा वीडियो नहीं बनता है, किसी कारण से नहीं जा पाता है ना, तो वो कहते हैं कि एक माइंड जो होता है अलग जोन में होता है। और जिस दिन वीडियो बन गया, क्योंकि मुझे काम करने की तत्परता है या फिर मुझे ये काम पसंद है, ठीक है, वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए पोस्ट करूं, तो
एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन अगर तत्परता नहीं है तो मन में एक तरीके की खीज उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है कि ये काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी करने का मन नहीं है और जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो एक तरीके की क्या उत्पन्न होती है, खीज उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए कि तत्पर है, ऐसा नहीं है तत्पर है और काम हो गया, संतोष की प्राप्ति हो गई, यानी सेटिस्फेक्शन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं लेकिन उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मन में क्या उत्पन्न होती है, खीज उत्पन्न होती है कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये चीज करना का मतलब यहाँ पर सीखने से बात हो रही, हम ये चीज सीखना चाहते हैं लेकिन हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में इसका क्या काम है, आखिर ये मुख्य नियम जो थॉर्नडाइक के हैं ना कि पूरे के पूरे सिस्टम में कहते हैं ना कि बिल्कुल छाए हुए हैं, तो आखिर इसका क्या रीजन है कि इनको इतना महत्व आज भी दिया जा रहा है इतने समय बीत जाने के बाद भी। तो इसका सबसे पहले तो शिक्षक के लिए यहाँ पर उपयोगिता ये होती है कि उनको देखना है कि छात्रों की रुचि, यानी कि उनको विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है और कितना छात्र तत्पर है सीखने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना कि डायरेक्ट आप क्लासरूम में जाकर बस पढ़ा दिए चले आए, काम पूरा कर दिया, कोर्स पूरा कर दिया, ये शिक्षा नहीं है, ये टीचिंग आपकी नहीं है। आपको बच्चों के हिसाब से, ठीक है, कि वो किस काम में रुचि ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 6 के 6 दिन बच्चों को पढ़ाते ही रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपना कुछ पैटर्न बदला, खेल खेल में कुछ सिखा दिया, कोई कहानी सुना दी, कोई कविता सुना दी, तो बच्चे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कि बच्चे सबसे पहले जितना तत्पर होंगे, छात्रों की तत्परता का पता लगाया जाएगा और फिर शिक्षण कार्य किया जाएगा। अगर मान लीजिए तत्परता का नहीं पता लगा रहे हैं, जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा नहीं, सीखेगा, ठीक है। अब दूसरा जो नियम आता है इनका, वो आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का भी शिक्षा में एक अपना अलग महत्व है, ठीक है। आप कोई भी चीज सीखें और उसकी प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। आप पढ़ाई भी करते होंगे तो बार बार चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ती होंगी, उनकी प्रैक्टिस करनी होती होगी। प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, प्रैक्टिस चाहता है, साइंस के कुछ पोर्शन है, प्रैक्टिस चाहते हैं। और जो याद करने वाले जैसे साहित्यिक विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो इनको अगर आप इनमें अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़े समय बाद आप चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अभ्यास करेंगे तो चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे, वो चीजें स्मरण रहेंगी, और अभ्यास नहीं करेंगे भूल जाएंगे। दो कंडीशन यहां पर आती हैं कि अभ्यास करते रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी, यानी कि जो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध की बात यहां पर की गई है कि वो दृढ़ हो जाता है संबंध, यानी कि चीजें आपको याद रहती हैं, आपने जो सीखा वो आपको याद रहेगा। यानी छोटे बच्चों के साथ में ये नियम बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, अगर उनको बार बार चीजों की प्रैक्टिस ना कराई जाए तो वो उनको भूल जाते हैं। अगर अभ्यास नहीं किया, अब जैसे बात करती हूँ कि किंडरगार्टन में बेटी थी मेरी और 1 महीने की लंबी छुट्टियां पड़ी, एग्जाम हुआ तो करीब करीब 20-25 दिन की छुट्टियां पड़ी, तो मैंने भी कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, साल भर बच्चा पढ़ता रहता है वही माहौल। तो मैंने, हालांकि उनके टीचर ने कहा था कि आप प्रैक्टिस कराएगा, मैंने उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया, कुछ नहीं, मैंने कहा आप खेलो, आप अच्छा अच्छा खाओ, घूमने गए फिरने गए, मैंने उसका कुछ भी कोई भी वक्त, क्योंकि एक क्लास अभी उसने पास की थी, वो नेक्स्ट क्लास से पहुंची थी, और जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत हुई तो पिछली क्लास का जितना कह लीजिए, वर्णमाला कह लीजिए, टेबल कह लीजिए, ठीक है, या फिर इस तरीके से A to Z कह लीजिए, इस तरीके की जो भी चीजें उसको पढ़ाई गई थी वो सब क्या हुआ कि उनमें उसको कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छे से तैयार थी, समस्या आने लगी, अटकने लगी। तो मैंने क्या किया कि पहले बेस से शुरू किया कि पहले इन सब चीजों को वापस से क्या किया, प्रैक्टिस करवाई उसकी 2-4 दिन, और वापस से जब वो फॉर्म में आ गई, ठीक है, वापस से अपने फॉर्म में आ गई, तब आगे का उसको पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि जब तक कि बेस में अगर कोई बच्चा भूल रहा है चीजें, तो आप आगे उसको कुछ भी सिखाएं वो सीखेगा नहीं। तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें उनको याद होंगी, या फिर कह लीजिए उतना ही ज्यादा वो सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 नियम काम करते हैं इसमें, अभ्यास करेंगे तो उपयोग का नियम
अभ्यास नहीं करेंगे तो अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो इस तरीके से अभ्यास का जो नियम है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, छोटे बच्चों को बार बार क्या किया जाता है, चीजों की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि उनको वो भूले ना। अब हम बात करते हैं प्रभाव के नियम की। तीसरा जो इनका नियम था वो क्या था, प्रभाव का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के आधार पर सीधा सीधा एक क्वेश्चन क्या बता दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है किसी भी कार्य को किसके आधार पर सीखता है, उसके प्रभाव के आधार पर। ठीक है, प्रभाव अगर सकारात्मक है तो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति को क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको लग रहा है कि इसका जो प्रभाव है आने वाला, तो उसको जल्दी काम को सीखेगा। ठीक है, और जो उसकी सीखने की जो गति होती है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसी जगह अगर व्यक्ति कार्य के प्रभाव को देख रहा है कि कार्य का प्रभाव अच्छा नहीं है, तो उसकी जो सीखने की गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और बच्चा उस चीज को जल्दी से सीख नहीं पाता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चनिंग एग्जाम में यहाँ से होती है, नाम याद कर लीजिए। नाम तो खैर आपको याद ही होंगे, अंदर का भी आपको कुछ ना कुछ जो जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गौड़ नियम की। तो गौड़ नियम में सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, और इनका अंदर का इनका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत एग्जाम में मैंने तो देखा ही नहीं कि ये पूछा भी गया हो आज तक। केवल और केवल आपको नाम याद रखने हैं। तो गौड़ नियम या सहायक नियम, सहायक। ठीक है, ये बुक में सहायक भी दे सकते हैं, गौड़ भी दे सकते हैं, सब ऑर्डिनेट लॉस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 5। पांचों के नाम बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि उंगलियों पर याद होने चाहिए, इस तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेते हैं और नाम तो पूछते हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, बहु अनुक्रिया, कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, बच्चे ने क्या किया, उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएं की। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, कई सारी अनुक्रियाएं की। जैसे कि आपने क्या पढ़ा कि थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा था कि बार बार क्रियाएं करती है, बिल्ली बार बार क्रियाएं करती है और किसी एक क्रिया पर क्या होता है कि उसको खाना। तो वही चीज है यहाँ पर कि कई सारी अनुक्रियाएं की। मान लीजिए कि 5वें रेस्पॉन्स में छात्र को सफलता मिल गई सीखने में, तो बाकी ये ऊपर के क्या करता है, वो भूल जाता है। यही बहु अनुक्रिया का नियम है कि जिसके बॉन्डिंग किसके साथ होगी, उसके साथ होगी, उस स्टिमुलस की बॉन्डिंग उस अनुक्रिया से होगी, उस अनुक्रिया से या उस रिस्पॉन्स से होगी जिसमें वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अब अभिवृत्ति मनोवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का नियम। अगला है तत्वों की प्रबलता का नियम, तत्वों की प्रबलता का नियम। अनुरूपता द्वारा अनुक्रिया का नियम, अनुरूपता द्वारा अनुक्रिया का नियम। और लास्ट में है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस तरीके से 5 नाम हो गए, बहु अनुक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, तत्वों की प्रबलता का नियम, यानी कि कोई भी तत्व, जो तत्व प्रबल होगा उसी पर क्या होगी, अनुक्रिया होगी, अनुरूपता द्वारा अनुक्रिया और साहचर्यात्मक स्थानांतरण। कोई भी बीएड लेवल की, एमएड लेवल की आप बुक खोलेंगे, उसमें सारे नाम दिए हुए हैं। और इस टॉपिक को केवल और केवल पढ़ाने का सिर्फ इतना मकसद है। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना मतलब है कि आसान का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर ध्यान ही ना दें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज मैंने आपको यहाँ पर उसको बताया कि आप इसको
पढ़ें और यहाँ से कम मुख्य नियम गौण नियम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।